गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज क्लियर आ रही है हमारी? गुड इवनिंग। आवाज क्लियर आ रही है? आ रही है अब कौस्तुभ जी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? खुश रहिए, खुश रहिए। आवाज आ रही है हमारी? कोई रिप्लाई दे। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है इस समय? ओके, ओके, ओके। Let us now I will start the class of Allahabad Vishwavidyalaya Parivar, and everything which has been arisen due to a long distance between me and you. There is some problems of networking, and it may be sort outed when you will be listening my video, but it may be try to resolve everything if it is not so maintain the did not create any panic situation among the class, because I will diverted, and every teacher will be diverted if someone will be creating any hindrance. So continue and please listening sharply, that it will be clear. It is my whole purpose is to clear everything. It is not because I will not anything which you are knowing everything. I know very well, but it is only a way to how to try and how to understand what may be right in your writing, in your answer writing, even the competitive examination. ये मेरा विश्वास है, ये मेरा प्रयास है, हम लोगों का प्रयास है कि only mentor, it may be said that I am a mentor to everyone, and everyone knowing and studying law, except some person, some student who are studying or following in the study of LLB. They are not knowing everything. I can understand, but every person is knowing about the study of the law and everything. But it is necessary how to know and what is necessary to know. ये जानना आवश्यक है. For achieving the target, only achieving the target, it is not necessary to make a more and more knowledge in the law of contract and write another book of the law of contract. It is not necessary. It is necessary to at that time, your time is that how to achieve success. It is necessary to continue and don't make any panic situation. Okay, I will try to understand everything, every point. ठीक है? किसी को भी किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होती है, it may concern after the completion of the class. ठीक है? उससे डिस्टर्ब हो जाता है, फिर कंटिन्यूएशन दिक्कत होती है. आप क्लासरूम तो है नहीं, चीजें होती हैं, और या फिर उस तरह से डिजिटल बोर्ड भी नहीं है, तो फिर उस सिचुएशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है. ठीक है? लेट अस, I will start our class. Okay. Today I will study contingent contract. हमने कल बताया था कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस, ध्यान रखिएगा, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट.
यानी अगर जैसे हमने सेक्शन 10 पढ़ा, ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 10 प्रोवाइड इसेंशियल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, वो किसी भी आवश्यक तत्व को ये बताता है कि क्या आवश्यक है क्या नहीं, ठीक है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। उसी तरह अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो उसका परफॉर्मेंस कैसे होगा, ये प्रश्न आता है। इसके लिए हम लोग कहते हैं कि अगर जैसे नहीं होता है कि जैसे अभी आप लोग पढ़े होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है कि इतने सारे लॉ दिए गए, फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, बट इट वाज द क्वेश्चन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यह समस्या थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंतर्गत कि अगर इतने फंडामेंटल राइट दिए गए हैं तो इसको एनफोर्स कैसे किया जाएगा, हाउ टू एनफोर्स। बिना एनफोर्समेंट मैकेनिज्म के, बिना एनफोर्समेंट प्रोसीजर के किसी भी एक्ट, किसी भी लॉ, किसी भी रूल्स का कोई भी महत्व नहीं है। उसी तरह लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया है, बट इट इज नेसेसरी हाउ टू प्रोसीड फर्दर, हाउ टू परफॉर्म, हाउ टू एग्जीक्यूट, हाउ टू क्लेम। देयर आर सो मेनी क्वेश्चन came before me that after the completion of the contract, a valid contract, it is necessary in case of any breach or any situation how to perform the contract। ये प्रश्न आता है कि कैसे कैसे हम परफॉर्म करेंगे, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो उसकी परफॉर्मेंस की क्या पोजीशन रहेगी। उसी के अंतर्गत हमने कल 4 प्रकार के परफॉर्मेंस के बारे में बताया था कि 4 प्रकार से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए 4 प्रकार से उसका एग्जीक्यूशन होता है, परफॉर्मेंस होता है। पहला परफॉर्मेंस के द्वारा, ठीक है, यानी पहला ये ध्यान रखा जाएगा कि अगर मैं और कौस्तुभ दोनों लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट किए हैं कि हम जो है उनको अपना स्कूटर बेचेंगे, हम 5,000 रुपया देंगे, हम भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, दोनों बोथ पार्टी आर मेजर, ठीक है, कॉम्पिटेंट, फ्री कंसेंट है, सारे एसेंशियल्स हैं। अब समस्या ये है कि अगर मान लीजिए हम अब कॉन्ट्रैक्ट पर कायम है, वो भी कायम है, लेकिन हाउ टू फॉलो, कैसे फॉलो किया जाए। इट मीन्स कि वो हमको स्कूटर दे दें और मैं उनको पैसा दे दूं, यानी बाई परफॉर्मेंस, ठीक है, यानी दोनों लोग अपने अपने पार्ट का, अपने अपने हिस्से का कार्य करेंगे। मैं अपने हिस्से का कार्य है हमारा जो परफॉर्म करने का कि मैं पैसा दे दूं, उनके हिस्से का कार्य है कि वो हमको स्कूटर दे दें, ठीक है, यानी दोनों लोग अपने अपने पार्ट का परफॉर्म करेंगे। तो पहला जो कंडीशन है परफॉर्मेंस का, बाई परफॉर्मेंस जो है उसके अंतर्गत किया जाता है और दोनों लोग अपना अपना पार्ट परफॉर्म करेंगे। इसके लिए सेक्शन 31 से 67 तक दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि पार्टीज मस्ट परफॉर्म देयर पार्ट, पार्टीज मस्ट परफॉर्म देयर पार्ट बाई परफॉर्मेंस के अंतर्गत सेक्शन 31 से 67 तक, ठीक है। अब दूसरा तरीका कैसे होगा, पहला मोड हो गया कि बाई परफॉर्मेंस, यानी दोनों पार्टी अपने अपने हिस्से का अगर परफॉर्म करती है तो परफॉर्मेंस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर दोनों पार्टी अपने अपने हिस्से का अगर परफॉर्म नहीं करती है, कोई और समस्या आ जाती है, तो हाउ टू परफॉर्म। जैसे इन केस ऑफ, अगर मान लीजिए जो हम कॉन्ट्रैक्ट किए हैं दोनों लोग मिलके, वो इम्पॉसिबल हो, यानी असंभव कॉन्ट्रैक्ट हो, उसका होना संभव ही नहीं है, ठीक है। जैसे किसी भी चीज को ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा उदाहरण ले लीजिए जिससे कि ये संभव ही ना हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो सके, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 साधारण लाइन खींच के एक आकृति में कन्वर्ट करना है, 2 स्ट्रेट लाइन को खींच के एक आकार बनाना है, ठीक है, एक आकार बनाना है। उस कंडीशन में क्या होगा, क्या वो बन पाएगा? नहीं। 2 सीधी लाइनें कभी कोई आकार
नहीं ले सकती, कभी कोई आया मतलब स्थान नहीं घेर सकती, यानी वो सीधी की सीधी रहेंगी, वो कोई आकृति में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी। ठीक है, यानी अगर इस तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे कौतुक में कि ऐसा करो कि सर आप दो सीधी लाइनों को आकृति में बना दीजिए, आकार में बना दीजिए और जो स्थान घेर ले, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ठीक है, हम भी स्वीकार कर लिए, लेकिन ये क्या है, इम्पॉसिबल है, असंभव है, ये हो नहीं सकता। दो सीधी लाइनों को एक आकृति के रूप में जोड़ा नहीं जा सकता है, यानी असंभव अगर करार किए गए हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये माना जाएगा कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के परफॉर्मेंस के लिए लायबल, यानी कोई व्यक्ति किसी को कंपेल नहीं कर सकता है, किसी पर दबाव नहीं बना सकता है कि नहीं आप इसको परफॉर्म करिए, क्योंकि वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट जो है इम्पॉसिबल है, और इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वाइड होता है, शून्य होता है। तो जब आप जानते हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट अगर शून्य घोषित हो जाता है फ्रॉम द इनिशिएशन, प्रारंभ से ही, तो ये मान लिया जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट अगर शून्य हो गया है तो उसका एनफोर्समेंट संभव नहीं है। ठीक, तो इस कंडीशन में भी कहा जा सकता है कि बाई इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत भी शून्य की स्थिति में भी जो है परफॉर्मेंस हो सकता है। ठीक है, यानी परफॉर्मेंस मतलब कि दोनों पार्टी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वतः ही शून्य घोषित हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो स्वतः ही शून्य घोषित हो जाएंगे। ठीक, इसको सेक्शन 56 के अंतर्गत इसको बताया गया है। ठीक, अब जो तीसरा है बाई एग्रीमेंट, ठीक है, परफॉर्मेंस पहला बाई परफॉर्म द्वारा किया जा सकता है, दूसरा इम्पॉसिबिलिटी द्वारा हो सकता है, तीसरा बाई एग्रीमेंट, यानी कहने का मतलब यह है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए हम किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक अनदर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके स्थान पर उसको परफॉर्म के लिए, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए बाई एग्रीमेंट, यानी एक अलग से हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। यानी इसको हम आगे पढ़ेंगे 62 में नोवेशन के रूप में देखा जाएगा। नोवेशन 62 से 67, सेक्शन 62 से 67 किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस बाई एग्रीमेंट होगा। ध्यान रखिएगा, 62 से सेक्शन 62 से 67 तक किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस बाई एग्रीमेंट होगा, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए दूसरे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, उसको परफॉर्म एग्जीक्यूट करने के लिए। इसी तरह चौथा है बाई ब्रीच। ठीक है, यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर परफॉर्म करना है तो क्या हो सकता है कि अगर एक पार्टी डिनाई कर दे कि हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोगों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कौस्तुभ ने कहा कि ऐसा कि हम जो है आपको गाड़ी नहीं दे सकते, हम अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगली पार्टी कहती है कि नहीं, हम करने के लिए तैयार नहीं है, हम जो है जो गुड्स है, जो गाड़ी है, व्हीकल जो तय हुआ है, हम नहीं देंगे। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, यानी मान लिया जाएगा कि दोनों पार्टी जो है अलग हो गई और एक दूसरे से सहमत नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट के जो पार्ट थे, जो कंटेंट थे, उसको पूर्णतः पालन करने को तैयार नहीं है, जिसको हम बाई ब्रीच परफॉर्मेंस कहते हैं। यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस बाई ब्रीच भी हो सकता है, ब्रीच के द्वारा भी हो सकता है। ठीक, इसको सेक्शन 39 एंड सेक्शन 73 में दिया गया है। ठीक, तो इसके अंतर्गत भी किसी कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस हो सकता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे बाई परफॉर्मेंस, यानी किसी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के लिए बाई परफॉर्मेंस हम पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत सेक्शन 31 से हमें आगे पढ़ना है। ठीक है,
तो 31 के अंतर्गत हमने कल पढ़ा था कि किसी भी अनसर्टेन, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एनी अनसर्टेन इवेंट, ठीक है, यानी किसी से टू डू और नॉट टू डू, एनी पर्सन, ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट करता है किस लिए, किसी अनसर्टेन इवेंट के होने या न होने के, करने या न करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि मान लिया जाता है कि ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, यानी अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड रहता है, ठीक है। अब अनसर्टेन इवेंट जो है, जो भी कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है, वो हमेशा जो है कंडीशनल होता है। सेक्शन 31 के अंतर्गत जो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट कैसे कहा जाता है, क्योंकि उसमें अनसर्टेन नेचर का इवेंट की बात की जाती है, ठीक है। हमेशा उसमें बात किस चीज की जाती है कि कोई अनिश्चित घटना के होने की या न होने की बात पर शर्त लगती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ऐसी घटना हो जाएगी तो, ऐसी घटना नहीं होगी तो, ठीक है। तो इस तरह का अगर दो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में अनसर्टेन नेचर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इट मींस इट इज डिपेंड ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट या नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट, यानी घटना के होने या घटना के न होने पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो उसके अंतर्गत यानी किसी अनसर्टेन इवेंट, अगर कंडीशन सर्टेन हो और एब्सोल्यूट हो कि ये घटना होनी ही होनी है, अगर घटना निश्चित हो और एकदम सार्वभौम सत्य हो कि ये घटना होगी, तो उस कंडीशन में कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। हमेशा अनसर्टेन इवेंट का ही कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि मैं एक सर कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि नहीं जो है कल जो है सूर्य जो है पश्चिम से उगना चाहिए, पूरब के बजाय पश्चिम से उगना चाहिए, ठीक। तो क्या ये संभव है? नहीं, ये संभव नहीं है, असंभव टाइप का कार्य है। तो इसके घटित होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो जब घटित होने का कोई प्रश्न नहीं है तो ये क्या होगा, ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये सार्वभौम सत्य है कि हमेशा सूर्य पूरब से ही निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं, अगर किसी घटना पर आधारित कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो ये मान लिया जाता है कि वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो कंडीशनल तो है, बट इट इज एब्सोल्युटली दैट डिपेंड ऑन द एब्सोल्यूट हैपनिंग ऑफ द इवेंट, यानी वो 100% सत्य है कि वो घटना होगी और इस वजह से वो कॉन्टीजेंट किसी अनिश्चित घटना पर डिपेंड नहीं है, इसलिए वो कॉन्टीजेंट की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति जो है कहता है कि इनके मरने के बाद, ठीक है, इनके मरने के बाद, जैसे ए है बी से कहता है कि ए के मरने, बी के मरने के बाद, ठीक है, नहीं है, ए जो है बी से कहता है कि सी, यानी बी का पिता सी के मरने के बाद बी को वो कुछ पैसा देगा, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। यानी ए बी से कहता है कि उसके पिता सी के मरने के बाद उसको कुछ पैसा देगा, ठीक। इस कंडीशन में ये मान लिया जाता है कि भाई सी आज नहीं तो कल मरना ही है, एज हो चुकी है, तो यानी ये क्या है, 100% सत्य है, एब्सोल्युटली राइट है, यानी अनसर्टेनिटी का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो इस कंडीशन में मान लिया जाएगा कि जब वो मर जाएगा तो उस कंडीशन में ये कहा जाएगा कि नहीं है, ये तो मर जाएगा, तो इस तरह इसमें किसी भी प्रकार का कोई कॉन्टीजेंट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जा सकता, ठीक है, क्योंकि उसका मरना निश्चित है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जैसे भी हर व्यक्ति का मरना निश्चित है, ये नेचुरली ट्रुथ है, ठीक है।
तो इस वजह से उसको कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक उदाहरण और है जिसको कॉन्टीजेंट श्रेणी में कहा जा सकता है, वो उदाहरण है, अगर जैसे मान लीजिए हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि किसी का ले लीजिए, भाई बुरा ना मानिएगा, अमित कुमार जी का घर जो है जल जाएगा तो मैं उनको कुछ पैसा दूंगा, ठीक है। तो अब क्या है, कंडीशन है, अनसर्टेन इवेंट है, यानी हम एक तरह से एश्योर कर रहे हैं इन केस ऑफ बर्न्ट ऑफ द हाउस ऑफ अमित कुमार बाय फायर at any time it may be understood that such condition under the contract is a contingent contract, यानी एक कंडीशन है जो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत रखी जाती है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत माना जाएगा कि ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि एक कंडीशन रखी गई है कि अगर उनका घर आग से जल जाएगा तो कुछ पैसा मिलेगा मेरे द्वारा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। उसके पहले कुछ सबसिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के रूप में भी हम लोगों के बीच में है, जिसके अंतर्गत उसको फॉलो किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आप एक पॉइंट लिख लीजिएगा, ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ऑल इंश्योरेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कैसे, जैसे मान लीजिए हमेशा जो है, अभी हमने एक उदाहरण दिया डेथ वाला दिया, तो आप लोग कहोगे कि नहीं है वो डेथ मरना तो निश्चित है, तो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा। नहीं, इंश्योरेंस कंपनी हमेशा कहती है कि नेचुरल डेथ में हम कुछ नहीं देंगे। नेचुरल डेथ में किसी व्यक्ति को इंश्योर्ड वो करती है किस लिए, अननेचुरल डेथ के लिए करती है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति को जो भी इंश्योर्ड कंपनी अगर इंश्योर करती है तो वो अननेचुरल डेथ के लिए करती है, क्योंकि नेचुरल डेथ तो फैक्ट है, आज नहीं कल आना है, तो उसके लिए किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, कोई इंश्योरेंस नहीं कर सकती। लेकिन इंश्योरेंस केवल इसलिए होता है कि उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति इंश्योर्ड है उसका हम क्या करेंगे, अननेचुरल डेथ होने पर ही हम उसको इंश्योर्ड पैसा देंगे, ठीक है। यानी अननेचुरल डेथ अनसर्टेन इवेंट है, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति की डेथ कैसे हो जाए, अननेचुरल तरीके से हो जाए। हर व्यक्ति, कुछ व्यक्ति की नेचुरल तरीके से डेथ होती है, नेचुरल तो स्वाभाविक है, जनरल रूल है, लेकिन अननेचुरल इट इज ए एक्सेप्शन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। ये माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में मरना निश्चित है, लेकिन अननेचुरल डेथ के अंतर्गत मरना अनिश्चित है, ठीक है। मतलब ये माना जाएगा अनसर्टेन इवेंट के अंतर्गत इसको माना जाएगा। पहला हम लोग कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट देखे, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के 3-4 पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत पहला लिख लीजिए कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा हो जाएगा कॉन्टीजेंसी टू बी कोलेटरल टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टीजेंसी टू बी कोलेटरल टू कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा हो जाएगा कॉन्टीजेंसी डिपेंड अपॉन विल ऑफ पर्सन, कॉन्टीजेंसी डिपेंड अपॉन विल ऑफ पर्सन। और नेक्स्ट जो है कॉन्टीजेंसी टू बी कंडीशन प्रेसिडेंट, कॉन्टीजेंसी टू बी कंडीशन प्रेसिडेंट। यानी ये 4 तरीके से हम पढ़ेंगे, जिसमें हमने कॉन्टीजेंसी कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्टीजेंसी टू बी कोलेटरल टू अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है एक सब्सिडरी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, कॉन्टीजेंसी कॉन्ट्रैक्ट जब भी पढ़ेंगे तो उसमें देखा जाएगा कि एक सब्सिडरी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में अवेलेबल रहता है, ठीक। तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है कंटेम्पलेटेड, इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, कंटीजेंसी कंटेम्पलेटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट, मस्ट बी कोलेटरल, कंटीजेंसी contemplated by the contract, contingency contemplated by the contract must be collateral
टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कोई भी कॉन्टीजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके होगा, कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में रहेगा। ठीक है, ये हमेशा वो कॉन्सिक्वेंशियल रिजल्ट के रूप में डिपेंड करेगा, यानी उसका कोई ना कोई कोलेटरल रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, जिसके वजह से माना जाएगा कि वो उसके पहले भी हम लोगों में किसी ना किसी प्रकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा था, सब्सिडरी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ये कॉन्टीजेंसी आई है। ठीक है, अब इसी में 3 पॉइंट लिख लीजिए, 4 पॉइंट। पहला इसका पहला पॉइंट लिखिए इसी के नीचे, अ कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑलरेडी अराइज, यानी कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑलरेडी अराइज, यानी कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही उत्पन्न हो। ठीक है, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ही कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा हो। दूसरा पॉइंट होगा, अ सबसिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट इज देयर, यानी वहां पे एक सबसिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, अ सबसिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट इज देयर। तीसरा, बट इट्स परफॉर्मेंस कैन नॉट बी डिमांडेड, यानी इसका तीसरा पॉइंट इसको कह सकते हैं कि इसका हम डिमांड नहीं कर सकते जब तक कि वो घटना घटित नहीं हो जाती। ठीक है, बट इट्स परफॉर्मेंस कैन नॉट बी डिमांडेड। इसको चौथे पॉइंट में लिखेंगे, अनलेस द कंटेम्पलेटेड इवेंट्स, अनलेस द कंटेम्पलेटेड इवेंट्स हैपन और डज नॉट हैपन। ठीक है, या तो घटना हो या घटना न हो, उस कंडीशन में मान लिया जाएगा, तभी हम उसको कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को क्लेम कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले सबसिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को हम आप डिमांड करें कि नहीं पहले पुराना दे दीजिए, फिर जो नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके आगे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें दीजिएगा, ऐसा नहीं। जब किसी घटना और घटना के न होने पर दोनों डिपेंड कर रहा है, तभी उसी पर हम आपको किसी भी प्रकार का परफॉर्मेंस करने का या क्लेम के लिए राइट देंगे। उसके पहले किसी भी प्रकार का कोई राइट नहीं रहेगा आपको, यानी उस घटना के होने के बाद ही हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति, ठीक है, एक उदाहरण है, इसमें 2 तरह के उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। एक कंटीजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत है और एक कोलेटरल इवेंट के एक नहीं है। पहला है कि एक व्यक्ति का कुत्ता खो गया, ठीक है, उसने क्या किया, ऑफर किया, उसने कहा कि जो मेरा कुत्ता ढूंढ के लाएगा उसको मैं कुछ पैसा दूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें कहीं दिख रहा है कोलेटरल कोई सबसिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है? नहीं, इट इज ए फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंतर्गत न तो इसका कोई कॉन्सिक्वेंस किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से भी रिलेटेड नहीं है। इसका ये मान लिया जाएगा कि एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट है और इसके अंतर्गत कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर उस व्यक्ति का कुत्ता खोज के लाएगा तो वो उसको कुछ पैसा देगा। तो इसमें कहीं भी कोलेटरल और सब्सिडरी कॉन्ट्रैक्ट की कोई बातें नहीं है, ना इस तरह का कोई कंटेम्पलेशन है कि जिसके अंतर्गत मान लिया जाए कि नहीं उस व्यक्ति का कोई आशा है कि इसके पूर्ववर्ती कोई कॉन्ट्रैक्ट उसने किसी से कर रखा है, ऐसा भी कोई आशय नहीं है। तो ये मान लिया जाएगा कि ये सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी कंटीजेंसी से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी कोलेटरल इवेंट नहीं है और न ही कोई सब्सिडरी कॉन्ट्रैक्ट इसमें दिख रहा। ठीक है, लेकिन दूसरा वही कॉन्ट्रैक्ट एक उदाहरण है कि अगर व्यक्ति कहता है कि जैसे मान लीजिए कि एक लोडेड शिप ब्रिटेन से आ रहा है, ठीक है, और वो ऑलरेडी यहाँ पर आना है, पहले से ही एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है और वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है या मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो, यानी इम्पॉसिबिलिटी, यानी अगर नहीं होगा तो, अगर वो डूब गई तो, जहाज अगर मालवाहक जहाज सामान लेके आते वक्त समुद्र में डूब गई तो उस कंडीशन में माना जाएगा कि एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑलरेडी
collateral contract, a collateral relation contemplation is already made between them. In this situation it is required that the contract is a contingent contract, यानी वो उस घटना के निहितार्थ है, अगर वो घटना घटित हो जाएगी तब वो व्यक्ति उसके लिए क्लेम कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जो दूसरा टर्म है, दूसरा प्रिंसिपल है सेक्शन 31 का, वो कहता है कि इम्पॉसिबिलिटी, इन केस ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट नो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स, यानी अगर कोई भी घटना ऐसी अनसर्टेन घटना ऐसी हो जिसका होना ही संभव नहीं हो, यानी वो इम्पॉसिबिलिटी पे संभव हो, तो सेक्शन 31 का सेकंड क्लास कहता है कि इम्पॉसिबल जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो क्या होगा, वाइड होगा, शून्य होगा। ये मान लिया जाएगा कि उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो है शून्य है, उसका कोई एनफोर्समेंट नहीं हो सकता। अब जो हम तीसरा लिखाए थे कि कंटिंजेंसी डिपेंडिंग अपॉन विल ऑफ अ पर्सन, यानी कोई घटना, सम्मिश्रित घटना किसके विल पर, व्यक्ति के विल पर, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उन दोनों व्यक्तियों की इच्छा पर डिपेंड करे। ठीक है, उनकी इच्छा पर अगर डिपेंड करता है तब वो घटना का मतलब कॉन्टिजेंसी का क्या परिणाम होगा, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे उस व्यक्ति की इच्छा के आधार पर। तो अगर जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति कहता है, ठीक है, परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए परफॉर्मेंस ए जो है कहता है कि ए जो है कहता है बी से कि अगर तुम सी से शादी कर लोगे, ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ पैसा दूंगा। ठीक है, यानी इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द विल ऑफ बी, यानी बी के ऊपर डिपेंड करेगा, बी के ऊपर ये दारोमदार रहेगा कि अगर बी उस व्यक्ति से सी से शादी कर लेता है तो उस कंडीशन में वो जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, पैसा देने वाला, वो इसका मतलब कि एनफोर्स हो सकता है। यानी ये दोनों के विल के ऊपर, यानी इसमें किसी अनसर्टेन इवेंट के होने की घटना की आवश्यकता नहीं है, इट इज ओनली डिपेंड ऑन द विल ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, उस व्यक्ति की इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा। चौथा है प्रेसिडेंट, यानी किसी भी घटना के घटित कॉन्टिजेंसी टू बी कंडीशन प्रेसिडेंट। ठीक है, कॉन्टिजेंसी टू बी कंडीशन प्रेसिडेंट, यानी किसी भी घटना के घटित होने के आधार पर, उसका कोई कॉन्सिक्वेंशियल हो, उसके आधार पर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको हम कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। इसके 3 पॉइंट्स हैं, उसको लिख लीजिए। पहला है द कंडीशन विच इज कोलेटरल, द कंडीशन विच इज कोलेटरल। सेकंड है टू द परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, टू द परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड है इज द कंडीशन प्रेसिडेंट, यानी किसी कोलेटरल इवेंट, ठीक है, के ऊपर डिपेंड करता है तो उसको हम कंडीशन प्रेसिडेंट के रूप में, ये मान लिया जाता है कि अगर इस तरह का है, ऑलरेडी स्टेटमेंट आ चुका है, तो उसी के तहत अगर कोई घटना होती है या कार्य होता है तो उस कंडीशन में हम मांगेंगे कि वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कंडीशन प्रेसिडेंट के अंतर्गत माना जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक उदाहरण आप लोगों को दे देना चाहते हैं कि जैसे एक व्यक्ति जो है वो शेयर के लिए अप्लाई करता है कंपनी में। ठीक है, कंपनी क्या करती है, शेयर देती है हर व्यक्ति को, जो उसका स्टेक होल्डर होता है, जो मेंबर होता है या जो भी डायरेक्टर होता है, उसको कुछ % का शेयर देती है। ठीक है, या ओपनली शेयर इश्यू करती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए किसी कंपनी में शेयर लेता है, शेयर लेने की इच्छा रखता है, लेकिन वो ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है कि वो उस कंपनी का एक प्रेसिडेंट है, यानी एक रूल है कि शेयर वो कंपनी तभी देगी या उस कंपनी में कोई पोस्ट होल्ड करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो कंपनी आपको कोई शेयर नहीं देगी। यानी वो कंपनी शेयर उन्हीं लोगों को देती है, अपने एम्प्लॉइयों को देती है, अपने डायरेक्टर को देती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, ये प्रेसिडेंट जो है हम फॉलो कर रहे हैं,
यानी हम ऑलरेडी कैशियर के पद पे अप्लाई किए हैं, ठीक है, उस कंपनी में एज ए कैशियर जो है हम अप्लाई किए हैं, हम काम कर रहे हैं, ठीक है। उस कंडीशन में ये डिमांड किया गया कि आप अगर उस कंपनी में एज ए कैशियर होंगे तो आपको शेयर अलॉट कर दिया जाएगा। अगर आप उस कंपनी में कैशियर नहीं होंगे तो उस कंडीशन में आपको कोई भी शेयर उस कंपनी से अलॉट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो वो अप्लाई किए थे कि हम हो जाएंगे कैशियर, हो जाएंगे, लेकिन हुए नहीं थे, ठीक है। और उस आधार पर उन्होंने उस शेयर को अप्लाई कर दिया था, जो कि कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया और उनको शेयर अलॉट नहीं हुआ, और कहा कि ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये जो प्रेसिडेंट है, कंडीशन प्रेसिडेंट है, उसके अंतर्गत आता है, और ये माना जाएगा कि ये कंपनी का रूल है जिसके अंतर्गत आप फुलफिल नहीं करते हैं, इसलिए आपको शेयर अप्लाई नहीं किया जाएगा। आपका कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीशन हमारे आपके बीच में नहीं हुआ, ठीक है। अब एनफोर्समेंट की बात आती है, ध्यान रखिएगा, एनफोर्समेंट। अभी तक तो एक कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एनफोर्समेंट जो है दो तरीके से होगा। एक तो होता है, एक होता है अरे न करता है, और एक होता है कि इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल, यानी एक रूल ध्यान रखिएगा, टू 32, not to do section 33, और पॉसिबल जो है जिसमें मान लिया है कि यह शून्य है, वो 36 के वो सेक्शन 36 के अंतर्गत दिया गया है, और गया है कि अगर कोई पॉसिबल अगर अनिश्चित काल डिपेंड है उस कंडीशन में वो शून्य माना जाएगा, ठीक है। एक तो है घटना के घटित होने पर, घटना के घटित होने पर, अनसर्टेन इवेंट के घटित होने पर, ठीक है, या किसी व्यक्ति का ये मान लिया जाता है कि वो व्यक्ति वाला व्यक्ति जीतेगा या हारेगा, जैसे भी है उस पर आ जाएगा। या दूसरा जो जैसे मान लीजिए एन इवेंट हैपनिंग, पहला जो है तीन पार्ट में बटा हुआ है, एनफोर्समेंट करके, और 3 लाइन की दी है, ठीक है। और पहले लाइन में लिख लीजिए एनफोर्समेंट के ऑन एन इवेंट हैपनिंग, ऑन एन इवेंट हैपनिंग, सेक्शन 32। दूसरे पॉइंट में लिख लीजिए ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग, ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग, यानी घटना घटित नहीं होने पर, नॉट हैपनिंग, सेक्शन 33। और नीचे लिख लीजिए इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी असंभव हो गया है, उसमें होना ना होना कोई प्रश्न नहीं है, वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंतर्गत असंभव है, वो 36 लिख दीजिए, सेक्शन 36। इसमें बेसिकली कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने छोटे छोटे हैं। मेजर क्वेश्चन आपका आएगा सेक्शन 56 आएगा, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस के अंतर्गत आएगा। उसके पहले इसमें प्रोमिसी आएगा, टाइम बार्ड आएगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्लिगेशन आएगा, ऑब्लिगेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट आएगा, तो इसके अंतर्गत ये चीजें देखी जाती हैं कि मतलब इसका परफॉर्मेंस कैसे हो रहा है, कौन सी घटना हो रही है, उसके आधार पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेक्शन 32 के अंतर्गत हम देखेंगे एन इवेंट हैपनिंग के अंतर्गत अनसर्टेन, इफ, इसके अंतर्गत 3 पॉइंट लिख लीजिए, इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स हैपन, इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपन, यानी ये हमेशा डिपेंड करेगा कि क्या हो, फ्यूचर इवेंट अनसर्टेन हो, होने की, घटना होने की संभावना हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट होगा कैन नॉट बी एनफोर्स बाय लॉ, यानी अगर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है तो उसको किसी भी लॉ से एनफोर्स नहीं किया जा सकता है,
ठीक है, ये मान लिया जाएगा कि अनसर्टेन इवेंट है, तो जब तक वो घटित नहीं हो जाता तब तक एनफोर्स का राइट नहीं रहेगा। कैन नॉट बी एनफोर्स बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल द इवेंट हैज हैपेंड, अनलेस एंड अनटिल द इवेंट हैज हैपेंड। ठीक, अब इसके नीचे एक प्रोवाइजो के रूप में लिख लीजिए, अदर पार्ट के रूप में इसी में, इफ इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, इफ इवेंट्स बिकम इम्पॉसिबल सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइड। अगर वो घटना इम्पॉसिबल हो जाती है, इफ सच इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, इफ सच इवेंट बिकम इम्पॉसिबल दैट द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइड, यानी अगर वो असंभव हो जाता है तो उस कंडीशन में जो करार होगा वो शून्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी यही दो प्रिंसिपल है, इसी पे ये डिपेंड है। तीसरा है जो अनहैपनिंग के अंतर्गत है, यानी नॉट हैपनिंग के अंतर्गत है, सेक्शन 33 के अंतर्गत, वो व्हेन द परफॉर्मेंस डिपेंड अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ द event, when the performance is depend upon non-happening of the event, if uncertain future event does not happen cannot be enforced। सिंपल सी भाषा लिखा है, इसमें कहीं कोई समझने की वो नहीं है और न कोई आवश्यकता है। अगर वो हैपनिंग अगर एनफोर्स नहीं किया जा सकता है तो उस कंडीशन में उसको कंपेल नहीं किया जा सकता, यानी जब तक कि वो घटना घटित नहीं हो जाती, यानी घटना न घटित होने की बात कही गई है, तो जब तक वो घटना घटित नहीं होती है तब तक उसका कोई एनफोर्समेंट या कोई डिमांड नहीं किया जा सकता है। व्हेन, इसमें पॉइंट दूसरा लिख लीजिए, व्हेन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, व्हेन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम इम्पॉसिबल। ये मान लिया जाएगा कि अगर इस तरह की घटना है तो अगर वो असंभव हो गई है तो नहीं होने की स्थिति में है तो उस कंडीशन में वो शून्य घोषित कर दी जाएगी और उसका एनफोर्समेंट नहीं हो सकता जब तक कि वो असंभव न हो जाए। ठीक है, और लास्ट सेक्शन जो है 36 है, एग्रीमेंट कॉन्टिजेंट ऑन इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो इम्पॉसिबल इवेंट पे डिपेंड है तो क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है शून्य है। अगर जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं कि जिसको हमारे देश ने एनिमी घोषित कर दिया है, किसी राष्ट्र को हमारे देश ने एनिमी घोषित कर दिया है, अगर दुश्मन घोषित कर दिया है तो ये मान लिया जाएगा कि उस मतलब एनिमी कंट्री से हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। अगर कोई भी व्यक्ति, हमारे देश का व्यक्ति उस एनिमी कंट्री से अगर एग्रीमेंट करता है तो उस कंडीशन में मान लिया जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट असंभव है, उसका एनफोर्समेंट नहीं हो सकता। या ये कहा जाए एक उदाहरण के रूप में कि अगर ये दो स्ट्रेट लाइन है, इसको जोड़ दीजिए, असंभव इवेंट को कभी भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो ये माना जाता है कि अगर ये असंभव इवेंट है तो इस कंडीशन में इसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग अगर कहेंगे आप लोग तो 36 के आगे पढ़ाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट हम 56 पे आ जाते हैं, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद ये नोवेशन, पार्ट परफॉर्मेंस, इन सब का डिस्कस कर देंगे। ठीक है, एक्चुअली क्या है हमारा इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सेक्शन 36 कहता है कि किसी भी एग्रीमेंट, यानी जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है, अगर वो एग्रीमेंट उस घटना पे डिपेंड है जिस पर ये असंभव है, उस घटना का होना असंभव है, वो क्या होगा, शून्य होगा, उसका एनफोर्समेंट नहीं हो सकता। ठीक है गौरव जी, ठीक है, आज इतना ही हम लोग को
अगले डेट पे अगर आप लोग कहेंगे तो 37 पढ़ाएंगे, ऑब्लिगेशन ऑफ द परफॉर्मेंस प्रोमिजी प्रोमिशन, या फिर हम डायरेक्ट 56 पे आ जाएंगे। एक एक क्वेश्चन, जो दो क्वेश्चन इसमें से आते हैं आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसा आप लोग कहोगे उस हिसाब से पढ़ा दिया जाएगा, ठीक। और किसी को कोई अगर क्वेश्चन पूछना है तो हमारे पास 10 मिनट है, आप मैसेज कर सकते हैं। अब मैं बताने के लिए फ्री हूं, आप जितना टाइम चाहें ले सकते हैं। किसी को अगर कुछ पूछना है या कहीं नहीं समझ में आया तो फिर मैं उसको रिपीट कर दूंगा। कोई, एनीवन? ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन।